आज आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है डिप्रिशिएशन का। इसके पहले आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म, बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जनरल, ये सब का रिवीजन हो चुका है। प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज उसके आगे का रिवीजन करते हैं। डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या होता है? जब किसी भी एसेट्स का वैल्यू या किसी भी एसेट्स का जब दाम गिर जाता है उसको डिप्रिशिएशन बोलते हैं। तो कौन सा एसेट्स? एसेट्स भी तीन तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल और वेस्टिंग एसेट्स। टेंजिबल वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल वो एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वेस्टिंग एसेट जो नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा बने होते हैं और एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। जो टेंजिबल एसेट्स है उसका अगर वैल्यू घटता है तो वो आपका होता है डिप्रिशिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है वो आपका होता है एमोटाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स का वैल्यू घटता है वो आपका डिप्लीशन होता है। अच्छा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो उसको एप्रिशिएशन भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एसेट्स का वैल्यू घटता है तो एसेट्स का वैल्यू किस कारण से घट सकता है? ड्यू टू, ये कॉज भी आ सकता है एग्जाम में लिखने के लिए, किसके कॉजेज क्या है। तो ये आपका एसेट्स का वैल्यू घटता है किस कारण से? यूज ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स का यूज कर रहे हैं उस वजह से एसेट्स का वैल्यू घट सकता है। दूसरा, इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब एसेट्स का दाम, एसेट्स का इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब समय बीत गया, समय बीत जाने से भी, अगर मानते हैं आप सामान का समय बीत गया तो उसका भी डिप्रिशिएशन होता है। या ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल कुछ भी गलती है कंपनी में, कुछ भी डिफेक्ट हो गया उसके वजह से भी उसका अमाउंट घट जाता है, डिप्रिशिएशन। या आपका सामान का एक्सीडेंट हो गया तो भी उसका वैल्यू घट सकता है, उसको हम लोग डिप्रिशिएशन बोलते हैं। अच्छा, उसके नीचे देखेंगे कि अपना टेंजिबल पे डिप्रिशिएशन होता है, इंटेंजिबल पे एमोटाइजेशन होता है, वेस्टिंग पे डिप्लीशन होता है। वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज को बोलते हैं, जैसे आपका कोयला, आयरन, ये सब चीज़ों को हम लोग नेचुरल बोलते हैं। आपका वेस्टिंग एसेट्स होता है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिप्रिशिएशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिप्रिशिएशन, या डिप्रिशिएशन को बनाने में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो चीज़ देखेंगे। पहला कॉस्ट, आप कॉस्ट निकालेंगे, परचेज प्राइस, उसमें प्लस करेंगे अगर फ्रेट भाड़ा है किसी तरह का। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, और भी कुछ तरह का एक्सपेंस होता है जैसे रिपेयर का कोई भी एक्सपेंस। उसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्ज, ये सारा ऐड होकर आपका कॉस्ट आ जाएगा। इसमें जीएसटी को कभी भी ऐड नहीं करते, इसमें जीएसटी को कभी भी ऐड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू है। एस्टिमेटेड रेसिडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू, कुछ जो वैल्यू बच जाता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। वो क्या होता है? आपका जो कि एसेट्स का पार्ट होता है, पहले उसका स्क्रैप वैल्यू को हटा लेंगे, जैसे वेस्टिंग बोला जाता है इसको, जो वेस्टिंग पार्ट होता है जो अपना, उसको पहले हटा लेंगे। तो आप जितना कॉस्ट है उससे माइनस आप स्क्रैप वैल्यू, या इसी को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। अगर ये आपका हटा देंगे तो आपका आ जाएगा, जो अमाउंट आएगा उस पर अब हम लोग डिप्रिशिएशन निकालेंगे। पहले आपको कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, फिर उसमें से स्क्रैप वैल्यू को हटाना है। ये दोनों तरीका। इसके अलावा आप जब माइनस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर यूजफुल लाइफ कुछ दिया हुआ है, अगर किसी ईयर का लाइफ दिया हुआ है 10, 5 का कुछ ऐसे करके दिया, तो पहले उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवीजन करेंगे। ये आपका होता है एस्टिमेटेड। इसके लिए लीगल प्रोविजन कंपनीज के तहत भी बनाया जाता है आपका डिप्रिशिएशन, और भी आपका इनकम टैक्स एक्ट के तहत कंपनी के अलग अलग लॉ में अलग अलग तरह से डिप्रिशिएशन बनाया होता है। मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिशिएशन, मतलब डिप्रिशिएशन को कैसे कैसे चार्ज किया जाता है। दो मेथड होता है चार्जिंग डिप्रिशिएशन का, एक होता है एसएलएम मेथड, एक होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मेथड को ही हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसी को हम लोग, उसके बाद आता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इसी को हम लोग डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है जैसे एवरी ईयर में जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है इसका डिप्रिशिएशन इक्वल होता है या समान होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है जो। और लेकिन रिटेन डाउन वैल्यू है आपका अमाउंट या वैल्यू घटते हुए चला जाता है। उसका स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका हर साल कॉन्स्टेंट होता है, जैसे आपने 1 लाख निकाला तो हर साल आपका डिप्रिशिएशन 1 लाख ही रहेगा। इसमें हर साल डिप्रिशिएशन घटते रहता है। आपने जैसे 10 लाख का निकाला, 10% 1 लाख आया, उससे आप फिर 10% निकालेंगे, आपका 1 लाख से 10 लाख से 1 लाख घट गया तो 9 लाख आ गया। 9 लाख पे जो आप डिप्रिशिएशन 90,000 वो आ जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग होता है आफ्टर ईयर। ये जीरो कभी, ये हमेशा जीरो हो जाता है। जो एसएलएम होता है आप लास्ट में कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जीरो आ जाता है, पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कभी भी जीरो नहीं आता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जो आपका नंबर ऑफ ईयर है इसी को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये आपका इसका एक फार्मूला हो गया। ऐसे कोई फार्मूला नहीं होता, ये डिक्रीजिंग में ही होता है। दूसरा, ये आपका अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद रेट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेट कैसे निकालेंगे डिप्रिशिएशन का? जितना अमाउंट आपका आ गया है उससे डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, जितना अमाउंट आया है उसके बाद जो ये कॉस्ट कैलकुलेट करके आया वो डिवीजन कर देंगे, तो आपका एसएलएम का आ जाएगा रेट। डिमिनिशिंग का अगर रेट निकाला तो इसका एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है,
1 माइनस n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एस मतलब स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, ये आपका रिटन डाउन वैल्यू का आपका निकल जाएगा रेट। उसके बाद मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, पहला हमें बोला कैसे कैसे चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन को, फिर दूसरा है कि कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसको समझने से पहले एक बार प्रोविजन एंड रिजर्व देख लेंगे, क्योंकि इसमें प्रोविजन ही पढ़ना है, इसलिए प्रोविजन एंड रिजर्व देख लेंगे। प्रोविजन आपका क्या होता है? प्रोविजन वो होता है जो आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसके लिए आप कुछ पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं, उसको प्रोविजन बोलते हैं। रिजर्व क्या बोलते हैं? आपको लगता है कि आगे कंटिजेंसी में, फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है हैपनिंग जो आपको जानकारी नहीं है, ये सिर्फ लॉस के लिए रखा जाता है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है आपका, उसके लिए रखा जाता है, सिर्फ लॉस के लिए नहीं है। आपको लगता है कि कंपनी का कुछ नुकसान होने वाला है या कंपनी कभी स्टॉप होने वाली है, बंद होने वाली, तो रिजर्व रखते हैं कंपनी में अलग से। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब ये प्रॉफिट के पहले ही चार्ज कर लिया जाता है, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब ये प्रॉफिट के बाद चार्ज किया जाता है। आपका रिजर्व प्रॉफिट के बाद चार्ज किया जाता है और ये प्रॉफिट के पहले ही चार्ज कर लिया जाता है। उसके बाद ये आता है आपका प्रोविजन ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में भी आता है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल वो होता है जिसमें बोला जाता है कुछ भी हो आप कंपनी के लॉस को ही पहले मान के लिखेंगे। ये रिजर्व होता है, ये शेयर होल्डर में आता है, शेयर होल्डर अपने प्लस माइनस होता है, उसमें ये आता है। उसके बाद इसका एग्जांपल दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये होता है। रिजर्व में क्या होता है? जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, मतलब रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, ये नीचे लिखो। इफ्लक्स ऑफ बिजनेस, जैसे बिजनेस को अगर बढ़ाना हो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखे हैं, अगर किसी का उधारी चुकाना हो उसके लिए पैसा है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है, आप कितना रिजर्व में रखें, ये आपका कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसके अलावा भविष्य में होने वाली किसी कमी को पूरा करना है, कुछ भी भविष्य में किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखे हैं उसकी कमी को पूरा करना, तो उसके लिए भी आप रिजर्व लेकर रखते हैं। रिजर्व कितने तरह का? रिजर्व 3 तरह का होते हैं मेनली। एक रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो आपके रोज के खर्चों में से जो पैसा बचता है उसको अगर हम कहीं रखें तो उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। और जो आपके साल में 1 या 2 बार, जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ लेंगे पॉकेट मनी, जैसे हमको पॉकेट मनी अपने घर से रेगुलर मिलता है, अगर उसमें से कुछ पैसा बच जाए तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व होगा। कैपिटल रिजर्व जो आपके साल में कभी कभी पैसा मिलता है, जैसे आपको दिवाली के समय पैसा मिला तो उसको आप बचा के रख लिए, होली के समय आपको पैसा कुछ मिला तो उसको आप बचा के रख लिए, तो क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व हो गया, साल में कभी कभी बचा के। एक होता है सीक्रेट हिडन रिजर्व, जैसे आप पर्स यूज़ करते हैं तो पर्स में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप बचा के रखते हैं हिडन में, मतलब कि कभी इमरजेंसी में वो अभी हम लोग फिर आपका सीक्रेट रिजर्व तक हो गया है। सीक्रेट को हिडन रिजर्व बोलते हैं। फिर आपका रेवेन्यू रिजर्व, हिडन रिजर्व वही जो आप कंपनी में आप बचा के रखते हैं पैसों को, थोड़ा बहुत आप डिप्रिसिएशन से कुछ पैसा, डिप्रिसिएशन आप एक्स्ट्रा दिखा दिए थोड़ा सा कि थोड़ा सा अमाउंट बच जाए, उसी को हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व अपने बोलते हैं। उसके अलावा आपका क्या? सेल ऑफ गुड्स, ये सेल ऑफ आपका रेवेन्यू रिजर्व है, ये भी 2 भागों में बांटा गया। रेवेन्यू रिजर्व को 2 भागों में बांटा गया, आपका जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो सबके लिए यूज में होता है वो आपका जनरल रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व किसी एक पर्टिकुलर सामान के लिए आप यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, पहला आप बड़े मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे कैसे चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन। अब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, मतलब ये क्या है कि सिंपल डिप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या हो गया कि आप प्रोविजन के थ्रू जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब आप सिंपल रिकॉर्ड करेंगे उसमें सिर्फ एसेट्स का अकाउंट बनाया जाता है, जब प्रोविजन के थ्रू करेंगे उसमें एसेट्स और प्रोविजन दोनों बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो डिप्रिसिएशन बनाया जा रहा है यहाँ एसेट्स का यूज़ किया जाता है, इसमें एसेट्स का नहीं, इसमें एसेट्स की जगह प्रोविजन का यूज़ किया, क्योंकि इसमें मान लिया जाता है कि फ्यूचर में होने वाले कुछ पैसों को हम बचा कर रखते हैं कि अगर फ्यूचर में होगा तो उसको हम लोग एक साथ ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसमें संग संग उस अमाउंट को घटाया जाता है। इसीलिए इसका जनरल देखिए डिप्रिसिएशन टू एसेट्स होता है, और इसका दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस टू डिप्रिसिएशन। इसका जनरल कहता है डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन, एसेट्स की जगह यहाँ प्रोविजन आ जाता है, और दूसरा सेम रहता है, यहाँ डिप्रिसिएशन ही आपका ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि इसमें जो अकाउंट बनाते हैं वो रिटेन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों मेथड में हो सकता है, लेकिन आप जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बनाते हैं उसमें सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पे ही आप अमाउंट को लेते हैं। ये एसेट्स को कौन सा वैल्यू पे लेंगे? आप कॉस्ट वैल्यू पे लेंगे, इसे रिटेन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू दोनों पे ले सकते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही, फ्यूचर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।